हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की जो है, मतलब ये पार्ट है बीएससी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की आज फर्स्ट यूनिट ही पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मतलब किस किस चीज़ को पढ़ते हैं। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। देखिए मतलब मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम एक चीज़ और देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो होते क्या हैं। अगर आज की बात करें तो वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब अगर मैं सिंपल ही बताऊं सिंपल भाषा में, तो कार्बन और हाइड्रोजन जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें हम पहले की, तो पहले ऐसा माना जाता था कि वो कंपाउंड्स जो कि लिविंग थिंग्स से मिलते हैं हमें, ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलते हैं, लिविंग से मिलते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। लेकिन जब यूरिया जो है, जो फर्स्ट सिंथेसाइज कंपाउंड था, जो कि ह्यूमन ने लैब में बनाया था, वो यूरिया बनाया था। ठीक है, यूरिया बनाने के बाद जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई डेफिनेशन आई थी, जो कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने और जिनको सिंथेसाइज किया जा सके। ठीक है, वो सिंथेसाइज भी हो सकते हैं और वो ह्यूमन प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोई मतलब रहस्यमय शक्तियाँ होती हैं और ये सिर्फ ह्यूमन बॉडीज में या मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिल सकते हैं। तो बाद में उसको जो है गलत साबित कर दिया गया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मैंने बता दिया कि कौन से कंपाउंड्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि यूनिट में हमें पढ़ने स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग। देखिए बॉन्डिंग जो होती है ना, बॉन्डिंग वो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कोवलेंट बॉन्ड ही पढ़ेंगे। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है ये और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। कोवलेंट बॉन्ड वैसे तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा है, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड जो होती है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है। म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि जो दो पार्टनर्स है, दो या दो से ज़्यादा, मतलब कितने भी पार्टनर्स हो, लेकिन वो इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, मतलब जितना पैसा ये बंदा लगाएगा उतने ही पैसे ये बंदा लगाएगा। जितने ये इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, तभी इक्वल जो है इनका इक्वल शेयरिंग होगी और उसके बाद ही बॉन्ड बनेगी। तो म्यूचुअल शेयरिंग जरूरी है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने बहुत सारी जो है स्ट्रक्चर्स दी हमें, बहुत सारे मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स की हम स्ट्रक्चर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन की मदद से मतलब काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। चलो, होती है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जो ये मिक्स ऑर्बिटल्स जो मिक्स होंगे ना, वो सेम एनर्जी के होंगे। ठीक है, उनकी एनर्जी जो है इक्विवेलेंट होगी, मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा गैप नहीं होगा एनर्जी में। ठीक है, वो लगभग लगभग आस पास ही होंगी उनकी एनर्जीज। तो इसलिए हम उनको सेम एनर्जी या फिर इक्विवेलेंट एनर्जीज के ऑर्बिटल्स कह सकते हैं, जो कि मिक्स होंगे। ठीक है, अगर इस चीज़ का मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो मैं कार्बन का एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो होती है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो वैलेंस ऑर्बिटल्स कौन से हैं, s और p है। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 है। अगर आपको ये नहीं पता कि कितने ऑर्बिटल्स ये क्या बना दिया, तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है पूरा कंप्लीट ऑर्बिटल्स के बारे में, सारे के सारे जो है हमने ये ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सारी चीज़ पढ़ी थी। और ये इनको फिलअप कैसे किया जाता है, ठीक है, ये भी चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि कार्बन की जो है वो और बॉन्डिंग किस तरह से होती है। देखिए हमने बहुत सारे कंपाउंड देखे हैं, जैसे कि सबसे इजीली जो रिमेम्बरेबल है वो हम क्या ले लेते हैं, मीथेन ले लेते हैं। मीथेन, मीथेन क्या होता है, कार्बन का जो एक कंपाउंड है CH4। ठीक है, इसमें कार्बन क्या होता है,
4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये हम छोटी क्लास में भी पढ़े हुए हैं ऐसी चीज़ें। और कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन्होंने क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। ठीक है, 4 इसके पास थे, 4 इन सभी के पास थे, तो इसलिए कुछ इस तरह से जो है हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, मतलब 10वीं 12वीं में पढ़ चुके हैं। इस तरह से जो है ये बॉन्ड बन जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर हम बात करें जो है कार्बन के पास, हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी, तो कार्बन के पास सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर्ड हैं। और हमें पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंसेप्ट को मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सिंपली हम बात करें तो अगर हम इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन सिर्फ 2 एटम्स के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बना एक्चुअल में चारों के साथ रहा है। तो उसका क्या रीज़न था, तो वो रीज़न एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। तो हाइब्रिडाइजेशन ने हमें क्या बताया कि अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्विवेलेंट है, ठीक है, अगर हम बात करें ये है 2s हमारा और ये है 2p के अंदर क्या होता है 2px 2py और 2pz, ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे 2p के, और एक होता है s का। अब 2s और 2p की एनर्जी में गैप बहुत ही कम है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए जो ये इलेक्ट्रॉन है जो कि 2s में है वो क्या कर सकता है, एक्साइट कर सकता है, और कहाँ पे आ सकता है 2pz में, मतलब आ क्या सकता है, आता ही है, तो ये चला जाता है किसमें 2pz में। और इस तरह से जो है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, मतलब इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ जाता है और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट करता है तो उसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। कार्बन जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही अपने कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन क्या बनाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। इसके पास अब देखो एक यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, लेकिन अभी भी ये बॉन्ड किस तरह से बनाएगा, ये ऑर्बिटल से इंटरमिक्स होंगे। अब ऑर्बिटल इंटरमिक्स हमारे अकॉर्डिंग होंगे, मतलब अगर हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट करे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, सॉरी, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ CH4। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि कार्बन के भी 4 ही हैं, 4 कार्बन है तो एक एक का है सभी के पास, तो 4 हो गए, तो कार्बन के 4 पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक s का और 3 p के। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें 4 जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल इक्वल। इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिक्स होने के बाद इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये बिल्कुल सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, इनकी सभी की एनर्जी इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन गए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये कौन से ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये ऑर्बिटल्स ही क्या करेंगे, पेयर होंगे अब हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इनकी एनर्जी है सेम। लेकिन अगर हम बात करें, देखो हमने 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है कार्बन में, sp3 sp2 और sp। अगर मैं इनके एग्जांपल दूं तो sp3 का तो हमने CH4 पढ़ लिया, sp2 का क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और sp का क्या हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि CH2 में डबल बॉन्ड क्यों और SP में ट्रिपल बॉन्ड क्यों, sp2 में डबल क्यों, तो उसका भी हम धीरे धीरे जो है करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो उस पर फोकस करना हमें। अब हम कार्बन की CH2 डबल बॉन्ड CH2 में बात करें तो देखो यहाँ पे जो एक कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और एक जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ है। ठीक है, तो हमें मैं मतलब आपको सिंपली एक बात बता देता हूँ, जितनी भी डबल बॉन्ड होगी, मतलब जैसे कि डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में एक जो बॉन्ड होती है वो तो होती है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और एक होती है पाई बॉन्ड। ये आपने पढ़ तो चुके हो, लेकिन कुछ लोगों को जो है 12th क्लास में 11th क्लास में इतना
अच्छे से समझ नहीं आया तो मैं दोबारा भी रिपीट कर दूँ उसको स्पेशली लेक्चर में। आप कमेंट कर देना कि आप लोगों को ये समझ नहीं आया कंसेप्ट सिग्मा और पाई बॉन्ड का। लेकिन अभी मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता है। तो सिग्मा बॉन्ड होती है और एक होती है पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एक होती है सिग्मा और दो होती है यहाँ पे पाई बॉन्ड। ठीक है। और एक और बात मैं बताऊं, जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और जो पाई बॉन्ड होती है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसमें क्या होता है, कार्बन जो है दो तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है और दो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। ये कार्बन की मैं बात करूं जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब देखो ये एक तो सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीन सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका मतलब हमें तीन ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की जरूरत है। ठीक है। तो ये हो गया s ऑर्बिटल और ये हो गए तीन पी के जो कि मैंने यहाँ पे बनाए हुए थे। ये हो गया एस का, ये हो गए तीन पी के। ठीक है। एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, एक एस का और दो पी के। ठीक है। ये तीन ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें जिसमें तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है और जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। याद रखना ये है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से डबल बॉन्ड बनेगा। एक है तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड है। ठीक है। और तीन सिंगल सिंगल मतलब हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी वजह से क्या होगा, तीन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है। ये कंसेप्ट इजी है काफ़ी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, जब एक s का और दो p के ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब sp की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, दो ऑर्बिटल्स जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे और दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसमें बॉन्ड एंगल वगैरह आते हैं। ठीक है। बॉन्ड एंगल से पहले आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, देखिए बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड होती है जो कि दो एटम्स को बाइंड करती है एक दूसरे के साथ। जैसे कि मैं बोलूँ एक एक्स एटम है एक वाई एटम, तो इन दोनों को जो बाइंड करती है, जो फोर्स जिस फोर्स से ये बाइंड होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड। ठीक है। इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मेनली कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगी, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड को हम कुछ इस तरह से लाइन से इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि एक कार्बन और कार्बन के बीच में है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है। तो जो बॉन्ड लेंथ है ना, लेंथ क्या होती है, इस बॉन्ड की कितनी लंबाई है, ठीक है, कितनी लेंथ है। जनरली बॉन्ड लेंथ को हम एंस्ट्रोम या फिर पिकोमीटर में मेजर करते हैं। एक एंस्ट्रोम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। एक एंस्ट्रोम की अगर मैं बात करूं वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, क्योंकि काफ़ी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ें चल रही हैं तो हम ऐसे नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं एक एंस्ट्रोम की बात करूँ तो वो कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। और एक पिकोमीटर की बात करें तो 10⁻⁻12 मीटर तक ये इतना छोटी लेंथ्स होती हैं। तो एक कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होती है उसकी लेंथ होती है लगभग लगभग 154 पिकोमीटर के आसपास। ठीक है। 154 पिकोमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन की मैं बात करूं तो उसकी लंबाई होता है 148 पिकोमीटर। ठीक है। ट्रिपल बॉन्डेड की अगर मैं बात करूं तो उसकी लंबाई होती है 138 पिकोमीटर के आसपास। ठीक है। ये पता नहीं एग्जैक्ट या नहीं है, आप चेक कर लेना, लेकिन लगभग मैंने ठीक ही बताया है। 154 पिकोमीटर जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है। डबल बॉन्डेड कार्बन की अगर बात करें तो 148 और ट्रिपल बॉन्डेड की बात करें तो 138 पिकोमीटर। ठीक है। ये पिकोमीटर में लेंथ क्योंकि काफ़ी छोटी है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, तो इसलिए हम पिकोमीटर में इसको मेजर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आप एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ना वो लंबा ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड उससे छोटा, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा। तो सबसे लंबा कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब जो चीज़ लंबी होती है ना वो इजीली ब्रेकेबल होती है, मतलब उसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो वो इजीली ब्रेकेबल होती है। डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ी सी मुश्किल से टूटती है और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो काफ़ी और मुश्किल से टूटती है। ठीक है।
ये हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हम एक लकड़ी को तोड़े तो वो इजीली टूट जाएगी, दो को और तीन को मतलब अगर ग्रुप्स में कर दे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो सिंपली स्ट्रेंथ जो शब्द आता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर भी होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो कार्बन कार्बन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो रिवर्स होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, जो कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद डबल बॉन्ड की और उसके बाद सिंगल बॉन्ड की। ये होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है एक प्रकार से अगर हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी लगती है कुछ ना कुछ, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है। ठीक है, तो जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन और कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना तो उसी की बॉन्ड एनर्जी उसमें ज़्यादा लगेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। या फिर हम ये कहें जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है उसमें उतनी ही कम बॉन्ड एनर्जी लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। क्योंकि जितनी लंबाई होती है ना, आप ये चीज़ कभी ट्राई करना, जितनी आप एक लंबी लकड़ी लेना, जितनी वो लंबी होगी ना उतनी वो इजीली टूट जाएगी। जैसे जैसे वो छोटी होती जाएगी ना तो उसको तोड़ना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था बॉन्ड लेंथ का, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारा कंप्लीट है। अब एक सिंपल सा टॉपिक और आता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल की, तो जैसे कि हमने मीथेन पढ़ा था। ठीक है, मीथेन में क्या होता है, कार्बन जो है टेट्राहेड्रली, टेट्राहेड्रली जो है कनेक्ट होता है चार हाइड्रोजन से, जो कि ये चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है, और इसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये एंगल होता है कार्बन हाइड्रोजन का एंगल। ठीक है, ये एंगल होता है और ये हमेशा ही मतलब फिक्स रहता है, ये नहीं है कि चेंज होता रहे। और ये यहाँ पे भी इतना ही, यहाँ पे भी इतना ही, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह से इतना ही मिलेगा हमें ये एंगल। तो इस एंगल से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दो एटम्स हैं, जो दो नेबरिंग एटम्स हैं, उनसे सेंट्रल एटम का जो भी एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब ये एंगल, आप ये मत सोचना कि एंगल हमेशा ही फिक्स रहेगा, लेकिन ये सेंट्रल एटम है जो, ये इसकी वजह से कभी अफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो नेबरिंग एटम्स है ना, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इनकी वजह से बिल्कुल अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, देखिए अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है, वाटर जो है अगर हम उसकी शेप देखने लगे तो आपको क्या लगता है, देखो एक हाइड्रोजन इस तरह से अटैच हो गया, देखो क्या हो सकता था, एक हाइड्रोजन ऐसे अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन ऐसे अटैच हो गया। ठीक है, अब आपने अगर थोड़ा सा मतलब ध्यान से पढ़ा हो तो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हैं बॉन्ड पेयर्स। देखो जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं ना, उनको बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। और जो जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होते, जो बचे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, ये डीप में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल ही मतलब बेसिक है और ये हर कोई पढ़ के ही आता है बीएससी में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा मतलब रिमाइंड करा देता हूँ क्योंकि कई बार जो है हम भूल जाते हैं छोटी मोटी चीज़ें। तो बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लोन पेयर्स वो होते हैं जो कि लोन पेयर्स मतलब बॉन्ड में ना इन्वॉल्व होते हैं, जो खाली हों। ठीक है, अब जो रिपल्शन होता है ना उसकी वजह से बॉन्ड एंगल अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर मैं रिपल्शन की बात करूं, रिपल्शन रिपल्शन क्या होता है, मतलब धक्का मुक्की वगैरह हो जाती है। जो लोन पेयर रिपल्शन होता है ना, लोन पेयर रिपल्शन वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, और सबसे कम जो होता है बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगा ना बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा, तो इसकी वजह से ये जो है इसको कुछ इस तरह से, जैसे कि ऐसे, तो इसको कुछ इस तरह से रिपेल करते हैं, और जो हमारा फाइनली एंगल निकल के आता है वो कुछ इस तरह से, इसकी बेंड शेप बन जाती है। लीनियर हो सकती थी, लेकिन मैं अगर आपको समझाऊं तो इन लोन पेयर्स की वजह से कुछ ऐसी शेप बन जाती है जिसका एंगल करीबन करीब 104.5 डिग्री के आसपास बन जाता है।
होना चाहिए था 180 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, लेकिन इतना हो जाता है। तो ये क्या है, बेंट शेप। बेंट शेप किसकी वजह से बेंट शेप आती है, लोन पेयर्स की वजह से आती है। अगर मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया के अंदर भी एक लोन पेयर होता है जिसकी वजह से इसका एंगल जो है थोड़ा सा बैंड ही रहता है। और ये इसी के साथ ये था अपना बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो है मेनली हमारा किसकी वजह से अफेक्ट होता है, नेबरिंग एटम्स की वजह से अफेक्ट होता है। जितना ज़्यादा उनके अंदर रिपल्शन होगा, मैंने बता दिया लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बॉन्ड पेयर और मतलब उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर, ठीक है। इस रिपल्शन की वजह से ही होता है जो कुछ होता है। और जो है आज के लिए हम इतना ही टॉपिक रखते हैं क्योंकि हमने बॉन्ड एंगल्स वगैरह और स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस यूनिट का रहेगा वो रहेगा लोकलाइजेशन एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक रखते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी मतलब टॉपिक अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे पर्सनली यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, और मैंने आपको जो है लिंक में दे देता हूँ आपको अपना इंस्टा अकाउंट, तो आप वहाँ पे भी जो है पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कई बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर ये बताओ वो बताओ, कई बच्चे जो है मोबाइल नंबर भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं ऐसे पर्सनली दे नहीं सकता सभी को, तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।